तो आज हम फिजिक्स की शायद सबसे अजीब और जादुई घटनाओं में से एक के पीछे की कहानी को समझने वाले हैं। और ये कहानी शुरू होती है 1957 के एक कह सकते हैं एक लैंडमार्क रिसर्च पेपर से। एक ऐसा पेपर जिसने साइंस की दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी का कोई करंट हमेशा हमेशा के लिए बहता रहे बिना किसी एनर्जी लॉस के? सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का आइडिया लगता है ना, पर यह हकीकत है। यही तो सुपर कंडक्टिविटी का कोर आइडिया है। और इसी एक सवाल ने दशकों तक दुनिया के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स को उलझाए रखा। मजे की बात यह है कि इस फिनोमेना की खोज तो 1911 में ही हो गई थी। H.K. ऑनिस ने इसे खोज निकाला था। पर इससे पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाली एक सॉलिड थियरी के लिए दुनिया को लगभग आधी सदी, करीब 46 साल इंतजार करना पड़ा। 1957 में जाकर वो थियरी आई। और ये लंबा इंतजार ही अपने आप में बताता है कि ये पहेली कितनी मुश्किल। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। वो 46 साल लंबा रहस्य, आखिर ऐसा क्या था इसमें? असल में दो बड़े अजीबोगरीब बिहेवियर्स थे। ऐसे दो बर्ताव जिन्हें उस वक्त की कोई भी थियरी एक साथ एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही थी। पहला फिनोमेनॉन तो सुनने में काफी सीधा साधा लगता है, परफेक्ट कंडक्टिविटी। मतलब जब किसी मटेरियल को एक खास क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे ठंडा किया जाता है तो उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस गायब हो जाता है, कंप्लीटली वैनिशेस, जीरो। इसका मतलब एक बार करंट फ्लो करा दिया तो वो बस बहता रहेगा फॉरएवर, बिना किसी रुकावट के। पर जो दूसरी घटना थी वो और भी ज्यादा अजीब थी। इसको कहते हैं माइजनर इफेक्ट। अब देखिए, ये सिर्फ परफेक्ट कंडक्टिविटी नहीं है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर फंस जाए। नहीं, एक सुपरकंडक्टर एक्टिवली, मतलब पूरी ताकत से अपने अंदर से सारे मैग्नेटिक फील्ड्स को बाहर धकेल देता है, एक्सपेल कर देता है, जैसे वो एक परफेक्ट डायमैग्नेट हो। तो असल पहेली यही थी। एक ऐसी सिंगल थियरी चाहिए थी जो इन दोनों चीज़ों को, जीरो रेजिस्टेंस और मैग्नेटिक फील्ड्स का कंप्लीट एक्सपल्शन, इन दोनों को एक साथ एक्सप्लेन कर सके। और दशकों तक कोई भी थियरी ये काम नहीं कर पाई। और फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक बहुत ही जरूरी एक्सपेरिमेंटल क्लू हाथ लगता है। एक ऐसा सुराग जिसने सब कुछ बदल दिया और इसने साइंटिस्ट को बिल्कुल सही दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया। ये ब्रेक थ्रू था आइसोटोप इफेक्ट। साइंटिस्ट ने क्या पाया? उन्होंने देखा कि एक एलिमेंट के जो भारी आइसोटोप्स होते हैं उनका क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता है। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल था। ये सीधा सीधा इशारा कर रहा था कि सुपर कंडक्टिविटी का लेना देना एटम के लैटिस के वाइब्रेशन से भी है, जिन्हें हम फोनॉन्स कहते हैं। अगर इसे और आसान भाषा में समझें तो ये क्लू बता रहा था कि जवाब सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स में नहीं है। जवाब इस बात में छिपा है कि इलेक्ट्रॉन्स जिस एटॉमिक लैटिस के अंदर से गुजरते हैं उससे बात कैसे करते हैं। ये इंटरैक्शन, ये बातचीत, जिसे टेक्निकली इलेक्ट्रॉन फोनॉन इंटरैक्शन कहते हैं, यही असल चाबी थी। और इसी चाबी ने बीसीएस थ्योरी की सबसे बड़ी, सबसे रेवोल्यूशनरी आइडिया को जन्म दिया। एक ऐसा आइडिया जो इलेक्ट्रॉन्स को देखने के हमारे तरीके को ही हमेशा के लिए बदलने वाला था। देखिए, नॉर्मल मैटर्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स अकेले अकेले घूमते हैं और एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब दूर धकेलते हैं, सिंपल। लेकिन बीसीएस थ्योरी ने कुछ कमाल का प्रपोज किया। उन्होंने कहा कि सुपरकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जोड़े बना लेते हैं, मतलब दो पार्टिकल्स जो नॉर्मली एक दूसरे से नफरत करते हैं वो अब एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। पर यह मुमकिन कैसे है? इसको समझने के लिए एक बढ़िया एनालॉजी है ट्रैम्पोलिन की। सोचिए कि जो एटॉमिक लैटिस है वो एक ट्रैम्पोलिन है। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इस ट्रैम्पोलिन के ऊपर से गुजरता है तो वो अपने वजन से एक पल के लिए उसमें एक छोटा सा डेंट या गड्ढा बना देता है। अब इससे पहले कि ट्रैम्पोलिन वापस अपनी शेप में आए, पास से गुजरता हुआ एक दूसरा इलेक्ट्रॉन उस गड्ढे की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और बस इस तरह ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इनडायरेक्टली एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और इसी जोड़े को कहते हैं कूपर पेयर। ठीक है, तो हमारे पास अब ये कूपर पेयर का आइडिया है। पर सवाल वही है, ये उन शुरुआती मिस्ट्रीज को कैसे सॉल्व करता है? जीरो रेजिस्टेंस, मेजनर इफेक्ट। वेल, इसका जवाब एक और ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट में छिपा है, द एनर्जी गैप। होता यह है कि जब इलेक्ट्रॉन्स ये जोड़े बना लेते हैं तो वो सब मिलकर एक बहुत ही स्टेबल, लो एनर्जी वाली कलेक्टिव स्टेट में चले जाते हैं। अब इस मजबूत स्टेट से किसी एक पेयर को तोड़ने के लिए या उसे एक्साइट करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और यही मिनिमम एनर्जी कहलाती है एनर्जी गैप।
ये एक तरह का प्रोटेक्टिव शील्ड है जो इन पेयर्स को आसानी से बिखरने नहीं देता। और देखिए, ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं थी, ये प्योर मैथमेटिक्स थी। बीसीएस थियरी ने इस एनर्जी गैप के लिए एक बिल्कुल सटीक प्रिडिक्शन की, जिसे लैब में टेस्ट किया जा सकता था। थियरी ने बताया कि एब्सोल्यूट जीरो पर यह गैप क्रिटिकल टेम्परेचर से डायरेक्टली रिलेटेड होना चाहिए, एक खास कांस्टेंट के जरिए जिसकी वैल्यू करीब 3.5 केर होनी चाहिए। और ये एनर्जी गैप का आइडिया ब्रिलियंट था। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ एक्सप्लेन कर देता था। जीरो रेजिस्टेंस क्यों है? क्योंकि लैटिस में जो छोटे मोटे बम्स या स्कैटरिंग होती हैं, उनमें इतनी एनर्जी ही नहीं होती कि वो इन सुपर स्टेबल कूपर पेयर्स को तोड़ पाएं। और माइसनर इफेक्ट, ये सारे कूपर पेयर्स मिलकर एक कलेक्टिव स्टेट में होते हैं जो एक सिंगल क्वांटम एंटिटी की तरह काम करती है, एक ऐसी दीवार जो मैग्नेटिक फील्ड को अंदर घुसने ही नहीं देती। इतना ही नहीं, इसने स्पेसिफिक हीट जैसे प्रॉपर्टीज को भी परफेक्टली एक्सप्लेन कर दिया। तो थ्योरी कागज पर तो एकदम परफेक्ट लग रही थी, ब्यूटिफुल, एलिगेंट, पर असली टेस्ट तो अभी बाकी था। क्या ये थ्योरी रियल वर्ल्ड में काम करती है? क्या इसके प्रेडिक्शंस एक्सपेरिमेंट से मैच होती हैं? चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं स्पेसिफिक हीट का। जो पुराने मॉडल्स थे उनकी प्रेडिक्शंस कुछ खास नहीं थी, लेकिन बीसीएस थियरी ने प्रेडिक्ट किया कि क्रिटिकल टेम्परेचर पर स्पेसिफिक हीट में 2.52 का जंप आना चाहिए। और जब टिन पे एक्सपेरिमेंट किया गया तो रिजल्ट क्या आया? करीब 2.5, बिल्कुल नजदीक। और सिर्फ इतना ही नहीं, लो टेम्परेचर्स पर इसका जो बिहेवियर था वो भी एक्सपेरिमेंट से परफेक्टली मैच कर रहा था। एक और एग्जाम्पल देखिए, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। पुराने मॉडल्स के हिसाब से इसमें कोई डेविएशन, कोई उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए था, पर बीसीएस थियरी ने एक छोटा सा करीब 4% का डेविएशन प्रेडिक्ट किया। और गेस व्हाट? एक्सपेरिमेंट्स में बिल्कुल वैसा ही डेविएशन देखने को मिला। ये थियरी की एक्यूरेसी का एक और सबूत। और ये सक्सेस सिर्फ इन 2-3 प्रॉपर्टीज तक ही लिमिटेड नहीं थी। पेनिट्रेशन डेप्थ से लेकर थर्मल कंडक्टिविटी तक एक के बाद एक बीसीएस थ्योरी की प्रेडिक्शंस एक्सपेरिमेंट से मैच होती चली गईं। ये एक जबरदस्त कंफर्मेशन था कि थ्योरी सही रास्ते पर है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। बीसीएस थ्योरी ने हमें ये दिखाया कि कैसे अकेले इंडिविजुअल पार्टिकल्स मिलकर एक जायंट कलेक्टिव क्वांटम स्टेट बना सकते हैं जो अपने बिल्कुल नए रूल्स पर चलती है। तो सोचने वाली बात यह है कि नेचर में ऐसे और कितने कलेक्टिव बिहेवियर्स हैं जो हमारी नजरों के ठीक सामने छिपे हुए हैं, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं और जो हमारी इस दुनिया की समझ को एक बार फिर पूरी तरह से बदल कर रख सकते हैं।